हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम हिंदी साहित्य की इस कैप्सूल सीरीज में। आज है अपना चौथा चैप्टर जिसमें हम पढ़ेंगे कवि केदारनाथ सिंह। कवि केदारनाथ सिंह की दो रचनाएं हमारे सिलेबस में हैं, एक है बनारस और दूसरी है कविता दिशा। तो इन दोनों रचनाओं के कंप्लीट क्वेश्चंस हम करने वाले हैं और ये हमारा रिवीजन चल रहा है, चैप्टर बाय चैप्टर हम आगे बढ़ रहे हैं। और आज बनारस और दिशा कविता से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज बनते हैं और साथ ही साथ जो बड़े प्रश्न हैं वो भी अपन देखेंगे, ताकि इस पोइम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपकी कविता में आपकी परीक्षा में अगर आता है तो निश्चित रूप से आप 100% कर पाएंगे। साथ ही साथ हम कवि परिचय भी देखेंगे, कवि का साहित्यिक परिचय जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, कैसे लिखेंगे आप साहित्यिक परिचय कवि का, वो भी हम इस क्लास में देखने वाले हैं। तो आइए करते हैं शुरू। और इसमें टोटल लगभग 30 क्वेश्चंस जो है वो हम करने वाले हैं। तो जिन जिन क्वेश्चंस के आंसर आपको आते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में रोज की तरह आज भी आंसर देते जाइएगा। पहला प्रश्न है कि कवि केदारनाथ सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन एक है बलिया उत्तर प्रदेश, दो है तलैया उत्तर प्रदेश, तीसरा है राजगढ़ मध्य प्रदेश और चौथा है कुमाऊं। तो बच्चों करेक्ट आंसर रहेगा बलिया उत्तर प्रदेश में कवि केदारनाथ सिंह का जन्म हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक केदारनाथ सिंह का काव्य संग्रह है। हालांकि हम इनके कंप्लीट काव्य संग्रह करने वाले हैं और वहां पे एक ट्रिक के साथ मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इन सभी को जोड़ेंगे और किस तरीके से याद करेंगे। बने रहिए क्लास में, लास्ट में अपन देखने वाले हैं। और अब देखो टाइम बहुत कम बचा है, इसलिए थोड़ा सा आप लोग और ज्यादा मेहनत करिएगा, क्योंकि अब आप जितनी मेहनत करनी है 15-20 दिन कर लीजिए। 20 दिन बाद जब एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे आप लोग रिलैक्स कर दीजिएगा। तो देखो प्रश्न दूसरा है, तो राइट आंसर ऑप्शन बताना है अभी, बिल्कुल अभी जमीन पक रही है। यहां से देखो उपर्युक्त सभी, तो ये उपर्युक्त सभी ये केदारनाथ सिंह जी की रचना है। इन्हें ट्रिक के साथ इस तरीके से याद कर सकते हैं कि यहां से देखो, आप किसी को कहेंगे अरे भाई यहां से देखो जमीन पक रही है, बिल्कुल अभी, बिल्कुल अभी। उन किसी से ये कहिए यहां से देखो अभी, बिल्कुल अभी देखो कि जमीन पक रही है। ठीक है, एक लाइन बना लीजिए एक तो ये ट्रिक के साथ आपको सारी चीजें याद हो जाएगी। आप किसी से कहिए कि यहां से देखो अभी, बिल्कुल अभी जमीन पक रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो राइट आंसर है उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखो तीसरा है, निम्न में से किस कृति पर केदारनाथ सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1989 प्राप्त हुआ था। ऑप्शन एक है अकाल में सारस, दो है सारस में अकाल, तीन है बाग और जमीन पक रही है। तो इनकी रचना है अकाल में सारस। सारस में अकाल इनकी कोई रचना नहीं है, ध्यान रखना। अकाल में सारस की क्या हालत होती है ऐसे याद रखिएगा। जब अकाल पड़ जाता है तो सारस बहुत परेशानी में हो जाता है। तो राइट आंसर रहेगा अकाल में सारस। और इस रचना पर केदारनाथ सिंह जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1989 में प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है बनारस। अगला चौथा प्रश्न है कि बनारस शहर में अचानक क्या आता है। कवि ने यहाँ पे वर्णन किया है बनारस शहर का, बनारस शहर की परंपराओं का। बनारस भारत का एक प्राचीन आध्यात्मिक शहर है। तो यहाँ पे बसंत के आगमन पर अचानक से जो हलचल होती है उसका वर्णन कवि ने किया है। बसंत के आगमन, ग्रीष्म, शीत या उपर्युक्त, तो बसंत के आगमन का वर्णन कवि ने यहाँ पे किया है। नेक्स्ट देखिए पांचवा प्रश्न कि बनारस शहर में बसंत किस दिशा से आता है। ऑप्शन एक है लहर तारा या मडुआडीह की तरफ से, दूसरा है पूर्व दिशा से, तीसरा ऑप्शन है उत्तर दिशा से और चौथा है उपर्युक्त सभी से। तो उपर्युक्त सभी नहीं है भाई। इस प्रश्न का राइट आंसर है कि वहां पे बनारस में मोहल्ला है जिसका नाम है लहर तारा या मडुआडीह। तो लहर तारा या मडुआडीह वाली जो दिशा है उन मोहल्लों की तरफ से बनारस शहर में बसंत आता है। और बसंत जो है वो अचानक आता है, धीरे धीरे नहीं आता है। ध्यान रखना, पूछा जाएगा प्रश्न बनारस में बसंत कैसे आता है, तो अचानक आता है। और कहां से आता है, लहर तारा या मडुआडीह की तरफ से आता है। नेक्स्ट छठा प्रश्न, बनारस में बसंत के आगमन पर क्या उठता है। बसंत जब आता है तो अचानक से बनारस शहर में उठता है धूल का एक बवंडर, फूलों का एक गुलदस्ता, पतंगे या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो चूंकि बसंत जो है ना, बसंत तो एक बहुत ही आनंददायक ऋतु मानी जाती है, बसंत को ऋतुओं का राजा माना जाता है। लेकिन बनारस में भाई बिल्कुल विपरीत होता है। जैसे ही बसंत ऋतु आती है तो वहां पे धूल का एक बवंडर उड़ता है। सामान्यतः बसंत में ऐसा नहीं होता। बसंत फूलों की ऋतु मानी जाती है। बसंत बहुत ही जो है वो एक अच्छी ऋतु मानी जाती है। लेकिन ध्यान रखना बनारस में बिल्कुल विपरीत है। अगला क्वेश्चन क्या है कि जो है वह सुग बुगाता है,
उपर्युक्त पंक्ति में सुग बुगाने का क्या तात्पर्य है? जो है अभी अस्तित्वमान है, जो वर्तमान में है, वो सुग बुगाता है, जागरण करता है, बोलता है, नींद लेता है या नींद में चलता है। तो इसका राइट आंसर होता है जागरण करना, जागना। अगला क्वेश्चन देखो 8वां है कि घाट का आखिरी पत्थर कुछ और रिक्त स्थान हो गया है। क्या हो गया है? कठोर हो गया है, मुलायम हो गया है, उपर्युक्त दोनों या दोनों में से कोई नहीं। तो घाट का आखिरी पत्थर जो पानी में है, जब आपने देखा होगा नदियों के किनारे जो घाट बने होते हैं, तो घाट में सीढ़ियां होती है, सीढ़ियों में जो पानी के अंदर जो आखिरी पत्थर है वो कुछ और मुलायम हो गया है। सही आंसर है ऑप्शन बी। और ये कब होता है? जब बनारस शहर में बसंत आता है। बसंत के आगमन पर बनारस शहर में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, उन सारी चीजों का वर्णन इस कविता में किया गया है। तो बनारस के आगमन पर घाट का आखिरी पत्थर जो पानी में है वो भी कुछ मुलायम हो गया है। अगला क्वेश्चन है कि एक अजीब सी चमक से भर उठा है, एक अजीब सी चमक से भर उठा है क्या? भिखारियों के कटोरों का खालीपन, बनारस के बगीचे, गंगा के किनारे या बनारस के घाट। तो बसंत ऋतु के आगमन पर अभी तक भिखारियों के जो कटोरे खाली थे, बिल्कुल निचाट खाली थे, वो कटोरे भी भर गए हैं, भिक्षा से भर गए। ध्यान रखना, अभी यहां से प्रश्न ये भी बनेगा कि वो भिखारियों के कटोरे किस चीज से भर गए हैं। तो भिखारियों के कटोरे भिक्षा से भर गए हैं। और कब भर गए हैं? जब बनारस शहर में बसंत का आगमन होता है। तो एक अजीब सी चमक से भर उठा है, भिखारियों के कटोरों का खाली निचाट खालीपन। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन एक, भिखारियों के कटोरों का निचाट खालीपन। कब भर गया है? जब बनारस शहर में बसंत का आगमन होता है। 10वां प्रश्न देखिए कि तुमने कभी देखा है खाली कटोरों में रिक्त स्थान का उतरना? खाली कटोरों में किसका उतरना? बसंत का, ग्रीष्म का, धूल भरी आंधियों का या उपर्युक्त सभी का? तो भाई राइट आंसर रहेगा बसंत का उतरना। कि भिखारियों के जो कटोरे हैं उसमें भी बसंत उतरता है। और बसंत उतरने से तात्पर्य है बच्चों, उनकी कटोरियों में भी कटोरे भी भिक्षा से भर जाते हैं। इसे कवि ने यहां पे बसंत के उतरना बताया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इस शहर में धूल उड़ती है, धूल कैसे उड़ती है? धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, उपर्युक्त दोनों या उपर्युक्त दोनों में से कोई नहीं। तो एक बात का ध्यान रखना कि बनारस शहर से रिलेटेड अगर प्रश्न पूछा जाता है कि वहां पे हर चीज किस तरीके से होती है, तो केवल बसंत जो है ना वो अचानक आता है, बाकी सारी चीजें वहां पे धीरे धीरे होती है, कोई उतावल नहीं, कोई हड़बड़ाहट नहीं। तो राइट आंसर रहेगा कि धूल भी कैसे उड़ती है? धीरे धीरे उड़ती है। घंटियां भी मंदिरों की कैसे बजती है? धीरे धीरे बजती है। गंगा कैसे चलती है? धीरे धीरे चलती है। लोग कैसे आते हैं, कैसे जाते हैं, कैसे चलते हैं, सब कुछ धीरे धीरे होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 12वां कि बनारस शहर के मंदिरों के घंटे बजते हैं कैसे? ऑप्शन एक है धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, उपर्युक्त दोनों या दोनों में से कोई नहीं। तो बनारस शहर के घंटे भी बहुत धीरे धीरे बजते हैं। मैंने बताया ना, हर एक्टिविटी बनारस शहर में बहुत धीरे धीरे होती है। बनारस एक प्राचीन शहर है, भारत का एक आध्यात्मिक शहर है और भारत का बहुत ही पुराना शहर है। यहाँ पे हर चीज बहुत धीरे धीरे होती है, यहाँ तक कि परिवर्तन भी यहाँ पे बहुत होले होले होते हैं, जल्दी नहीं होते। हिमालय किधर है? कवि ने यह किस बच्चे से पूछा था? दिशा कविता जो है, दूसरी जो कविता है केदारनाथ सिंह जी की दिशा कविता, उस दिशा कविता में विद्यालय के बाहर पतंग उड़ाते एक बच्चे से जब कवि ने पूछा कि बच्चे हिमालय किधर है, तो बच्चे ने कहा इधर। इधर किधर? जिधर उसकी पतंग उड़ी जा रही थी। तो ये कवि ने किस बच्चे से पूछा? स्कूल के बाहर खेलते हुए बच्चे से, स्कूल के बाहर पतंग उड़ा रहे बच्चे से। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि और खाली होता है यह शहर, यहां शहर शब्द किस नगर के लिए आया है? कौन से शहर की बात हो रही है कि यह शहर धीरे धीरे भरता है, धीरे धीरे खाली होता है? तो बनारस शहर की बात हो रही है। राइट आंसर है ऑप्शन एक। नेक्स्ट प्रश्न देखिए अगला है कि खाली कटोरे में बसंत का उतरना से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन एक है कटोरों का भोजन से भर जाना, ऑप्शन दो है कटोरों का भीख से भर जाना, ऑप्शन तीन है कटोरों का दुआओं से भर जाना और उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर है कटोरों का भिक्षा से भर जाना। जो बसंत ऋतु के आगमन पर वो कटोरे भी भिखारियों के भीख से भर जाते हैं, भिक्षा से भर जाते हैं, इसलिए कवि ने यहाँ पे उनमें भी बसंत का उतरना बताया है।
अगला क्वेश्चन है 16वां कि बनारस कविता में शहर का जीवन कैसे चलता है। तो बनारस कविता में हर गतिविधि धीरे धीरे होती है, केवल बसंत को छोड़ करके। बसंत कैसे आता है, अगर प्रश्न आता है, मैं बार बार आपको बता रहा हूं, ध्यान रखना है आपको। तो बसंत अचानक से आता है, लहर तारा या मडुआडीह की दिशा की तरफ से आता है, लेकिन बाकी हर एक्टिविटी धीरे धीरे होती है, तो धीमी गति से जीवन भी चलता है। सही जवाब है ऑप्शन एक है। नेक्स्ट प्रश्न देखो 17वां है कि बच्चे ने हिमालय को किस दिशा में बताया था। जब बस बच्चे से पूछा गया कि भाई हिमालय किधर है, तो बच्चे ने कहा जिस दिशा में उसकी पतंग उड़ रही थी। जिस दिशा में उसकी पतंग नहीं उड़ रही थी, स्कूल की तरफ या हिमालय की तरफ, तो जिस दिशा में उसकी पतंग उड़ी जा रही थी उसी दिशा में बच्चे ने हिमालय को बताया था। तो ये एक बाल मनोविज्ञान पर आधारित कविता है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखो कि मोहल्लों में धूल क्यों छा जाती है। बसंत का आगमन होता है तो पूरे मोहल्लों में, सभी मोहल्लों में धूल छा जाती है। आंधी के अचानक आने से, तूफान के अचानक आ जाने से, बसंत के अचानक आ जाने से, या उपर्युक्त सभी। तो बसंत के अचानक आ जाने से बनारस शहर में धूल छा जाती है, सभी मोहल्लों में धूल छा जाती है और पूरे शहर की जीभ किरकिराने लगती है। अगला क्वेश्चन देखो 19वां है कि केदारनाथ सिंह का जन्म कब हुआ था। तो अभी हमने देखा था केदारनाथ सिंह का जन्म कहां हुआ था, बलिया उत्तर प्रदेश में। और कब हुआ था, 34, 18, 89 या फिर 1943। तो बच्चों 1934 में बलिया उत्तर प्रदेश में केदारनाथ सिंह का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि बनारस कविता में भिखारियों के कटोरों में क्या उतरता है। तो भिखारियों के कटोरों में बसंत उतरता है, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, बसंत उतरता है। अगला क्वेश्चन देखो कि बनारस कविता में भिखारी कहां बैठते हैं। गंगा के घाटों पर, मंदिरों के आसपास, मंदिरों और घाटों के किनारे, या शहर में हर जगह। तो भिखारी मंदिरों और जो घाट हैं, गंगा के किनारे के घाट, उन घाटों पर और मंदिरों पे बैठते हैं। 22वां प्रश्न है कि गंगा के सानिध्य से किस दिशा की अवधारणा जुड़ी है। किसकी अवधारणा जुड़ी है, मोक्ष की, आस्था की, अध्यात्म की, या वैराग्य की। तो यहां पे आस्था जुड़ी हुई है भाई, मोक्ष की। ये शिव जो है ना, शिव की नगरी मानी जाती है, काशी बनारस जो है वो शिव की नगरी मानी जाती है, मोक्ष का नगर माना जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन एक। 23वां प्रश्न है कि और इसी तरह खाली होता है यह शहर। यहां पर शहर शब्द किसके लिए आया है, बनारस के लिए आया है, राइट आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि बनारस कविता में शहर का जीवन कैसे बताया गया है। धीमी धीमी गति से चलते हुए शहर का जीवन बताया गया है, बल्कि हर एक्टिविटी धीमी ही होती है। दिशा कविता किससे संबंधित है, बाल मनोविज्ञान से, शिक्षा मनोविज्ञान से, अध्यात्म से, या वैराग्य से। याद रखना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाएगा परीक्षा में। ये बाल मनोविज्ञान से रिलेटेड है, बाल मनोविज्ञान से संबंधित है। सही जवाब है ऑप्शन एक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर बाद में देखना आप लोग, इसलिए अच्छी तरह से इसे याद कर लीजिएगा। और अब हम करेंगे बच्चों ये जो प्रश्न है अपने लघुत्रात्मक या जो बड़े प्रश्न है वो हम इसमें कर लेते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड प्रश्न निश्चित रूप से आपके परीक्षा में बनेगा। प्रश्न क्या है कि बनारस में बसंत का आगमन कैसे होता है और उसका क्या प्रभाव इस शहर पर पड़ता है। एक्चुअली जो बसंत ऋतु है वो बसंत ऋतु सामान्य तौर पर जहां कहीं भी जैसे बसंत का आगमन होता है तो बहुत ही एक खुशहाल जीवन हो जाता है, चारों तरफ उमंग छा जाती है, एक बहुत ही खुशनुमा माहौल हो जाता है, मौसम हो जाता है, चारों तरफ फूल खिले हुए होते हैं। लेकिन बनारस में ये सारी चीजें नहीं होती। तो वहां पे कैसे होता है आगमन, देखो कि बनारस में बसंत का आगमन अलग तरीके से होता है। सामान्यतया जो बसंत आता है वैसा नहीं होता है। सामान्यतया बसंत के आगमन पर चारों ओर हरियाली होती है, सारी प्रकृति श्रृंगार करती है, वृक्षों पर नए पत्ते आते हैं, सरसों के पीले खेत दिखाई देते हैं। परंतु बनारस में बसंत अपने साथ आंधी तूफान लेकर के आता है। इसलिए कहा गया है ना कि बनारस में अचानक बसंत का आगमन होता है और बसंत मडुआडीह लहर तारा की तरफ से आता है और अपने साथ धूल आंधी लेकर के आता है। बनारस में हर तरफ केवल धूल होती है, एक धूल का बवंडर उठता है और मुंह में भी किरकिरी होने लगती है ना, कि बनारस शहर की जीभ किरकिराने लगती है। भाई धूल आंधी आएगी तो मुंह में भी धूल के कण जाएंगे तो किरकिराने लगती है। गंगा के तटों और मंदिरों में घंटों की ध्वनि सुनाई देती है। भिखारियों के कटोरे भीख से भर जाते हैं, ठीक से नहीं भर जाते हैं, भिखारियों के कटोरे भाई भीख से भर जाते हैं। और इसी वजह से बनारस का बसंत अलग रूप में दिखाई देता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला है हमारा 24वां प्रश्न।
24वां प्रश्न क्या है कि बनारस कविता का सारांश लिखिए। संक्षेप में आप बनारस कविता के बारे में बताइए। तो देखो कि बनारस जो है ये भारत का प्राचीनतम नगर है, जिसके सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश का कवि ने कविता में चित्रण किया है। यहाँ का सामाजिक जीवन कैसा है, यहाँ की संस्कृति कैसी है, उसका वर्णन कवि ने इस कविता में किया है। यह गंगा के तट पर स्थित है और शिव की नगरी है। इस कारण इस नगरी के प्रति लोगों की आस्था अधिक है। कवि ने कविता में गंगा, गंगा के घाट, मंदिर और घाटों पर बैठे भिखारियों का सजीव वर्णन इसमें किया है। और देखो ये सारी चीजों का वर्णन कवि ने इसमें किया है। फिर क्या किया है कि प्राचीन काल से ही काशी और गंगा के सानिध्य के कारण मोक्ष प्राप्ति की अवधारणा यहाँ से जुड़ी हुई है, तो लोग मोक्ष प्राप्ति के लिए यहाँ पे आते हैं। दशाश्वमेध घाट पर पूजा पाठ चलता रहता है। गंगा के किनारों पर नावें बंधी हुई है। गंगा के घाटों पर दीप जलते रहते हैं, हवन होते रहते हैं, चित्ताग्नि जलती रहती है और उसका धुआं सदैव उठता रहता है। यह बनारस की विशेषता है। तो ये सारी चीजें कवि ने यहाँ पे जो बताई हैं वो सभी बनारस शहर की विशेषता हैं। यहाँ का कार्य अपनी गति से चलता रहता है, इसकी एक निश्चित गति है, धीरे धीरे चलता है, जल्दी परिवर्तन नहीं होते। इस नगरी के साथ लोगों की आस्था, श्रद्धा, विरक्ति, विश्वास, आश्चर्य और भक्ति के भाव जुड़े हुए हैं। इस कविता में काशी की प्राचीनता, आध्यात्मिकता, भव्यता और आधुनिकता का समाहार है। यह मिथक बन चुका शहर है। इस कविता में बनारस शहर की दार्शनिक व्याख्या जो है वो हुई है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको लिखना है बनारस कविता में। नेक्स्ट देखिए, अगली हमारी जो कविता थी वो है दिशा कविता। तो प्रश्न ये है कि दिशा कविता का सारांश लिखिए। तो दिशा कविता जो है कवि केदारनाथ सिंह की दिशा कविता एक लघु आकार की कविता है, माने छोटी कविता है और बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, ध्यान रखना। छोटा प्रश्न यहाँ से बनेगा या ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न भी बन सकता है। दिशा कविता बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। इसमें बच्चों की निश्चलता और स्वाभाविक सरलता का मार्मिक वर्णन किया है। अब बच्चे से जब ये पूछा गया कि हिमालय किधर है, तो बच्चे का जो स्वाभाविक प्रकृति थी, जैसा उसका भाव था वैसा उसने उत्तर दे दिया। उसने ये नहीं सोचा कि भाई मेरा उत्तर गलत हो जाएगा कि राइट हो जाएगा, कि एक्चुअली हिमालय किधर है। वो अपने खेल में मग्न था, वो पतंग उड़ाने में तल्लीन था और उसने तुरंत जो है वो जवाब दे दिया था। कवि ने कविता के माध्यम से यथार्थ को परिभाषित किया है। कवि पतंग उड़ाते बच्चों से सहज रूप में पूछता है कि हिमालय किधर है। बच्चे भी अपनी सहज प्रवृत्ति के अनुसार उत्तर देते हैं कि हिमालय उधर है जिधर उनकी पतंग उड़ रही है। कवि सोचता है कि प्रत्येक व्यक्ति का यथार्थ अलग होता है, वास्तविकता अलग होती है। बच्चे यथार्थ को अपने ढंग से देखते हैं। कवि बालकों के इस सहज ज्ञान से प्रभावित हो जाता है। कवि की धारणा है कि हम बच्चों से कुछ न कुछ जरूर सीख सकते हैं। तो ये बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। बच्चों के यथार्थ का वर्णन इसमें हुआ है। सहज बाल प्रवृत्ति कैसी है उसका वर्णन इस कविता दिशा कविता में हुआ है। और अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, अंतिम प्रश्न, कि कवि केदारनाथ सिंह का साहित्यिक परिचय दीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निश्चित रूप से परीक्षा में आएगा, 100% आएगा, इसलिए ध्यान से समझिएगा। साहित्यिक परिचय में रोज ही मैं आपको बताता हूं, भाव पक्ष लिखा जाता है, कला पक्ष लिखा जाता है और अंत में उनकी रचनाओं को हम लिखते हैं। भाव पक्ष में हमने देखा था कवि के विचार जो है या कवि का जो चिंतन होता है या कवि का जो संदेश होता है वो भाव पक्ष में लिखा जाता है कि कवि इस कविता के माध्यम से क्या संदेश देना चाहता है। कला पक्ष की जहां तक बात है तो उसमें रस, छंद, अलंकार आदि का वर्णन होता है। भाषा शैली का वर्णन इसमें किया जाता है, किस प्रकार के शब्दों का उसमें समावेश किया है उसकी बात होती है कला पक्ष में। और तीसरे नंबर पे हमें लिखनी है विभिन्न कृतियां जो होती है संबंधित कवि या लेखक की, वो यहाँ पे लिखी जाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भाव पक्ष की। केदारनाथ सिंह मूलतः मानवीय संवेदना के कवि हैं। तो उनका भाव क्या है, उनका संदेश क्या है, उनके विचार कैसे हैं, उनकी मूल संवेदना क्या है कवि की, तो ये मानवीय संवेदना के कवि हैं, मानवीय भावों के कवि हैं। आपकी कविताओं में शोर शराबा न होकर विद्रोह का शांत और संयत स्वर सशक्त रूप में उभरा है। संवेदना और विचार बोध उनकी कविताओं में साथ साथ चलते हैं, अतः उनके कविताओं में मनुष्य जीवन का निकटता से चित्रण हुआ है। तो मूल रूप से ये ओवरऑल मानव के इर्द गिर्द घूमने वाली इनकी कविता है। मानवता पर ज्यादा जोर दिया है, संवेदना पर ज्यादा जोर इनकी कविताओं में दिया गया है।
उनमें रोजमर्रा की जिंदगी के अनुभव स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो ये चीजें लिखनी है आपको भाव पक्ष में। अब देखो कला पक्ष की अगर हम बात करें तो कला पक्ष में मैंने बताया कि इसमें कौन से अलंकारों का प्रयोग हुआ है, रस कौन सा है, छंद किस प्रकार के हैं, भाषा शैली कैसी है, ये शब्द विचार कैसे हैं, ये सारी चीजें इसमें देखते हैं। तो कला पक्ष में देखेंगे कि केदारनाथ सिंह की कविताओं में बिंब विधान पर बहुत बल दिया गया है। उनकी भाषा नम्य और पारदर्शी है। तो भाषा कैसी है? नम्य है, पारदर्शी है तथा उसमें नई ऋजुता और बेलोसपन पाया जाता है। उनके बिंबों का स्वरूप परिचित और नया एवं बदलता रहने वाला है। उनके शिल्प में बातचीत की सहजता है और अपनापन अनायास दिखाई देता है। मतलब क्या है? सिंपल सी भाषा का प्रयोग किया। जैसे अगर बनारस कविता हम देखें, अगर हिमालय दिशा कविता अगर देखें तो सीधे सीधे सरल भाषा में इन्होंने बिल्कुल बात करी है। इसमें कोई क्लिष्टता नहीं है, जटिलता नहीं है, विशेष अलंकारों का इन्होंने कोई खास प्रयोग नहीं किया है। यानी कि सिंपल सरल और शाब्दिक भाषा का प्रयोग किया है। भाषा का स्वरूप इनका बेलोसपन है, साथ ही साथ नई ऋजुता, नई बिंब विधान इन्होंने जो है वो अपनी कविताओं में अपनाया है। अब हम बात करेंगे इनकी रचनाओं के बारे में। आपको इनकी रचना विशेष रूप से याद रखनी है, इनकी कृतियां, क्योंकि इससे निश्चित रूप से प्रश्न बन सकता है। तो इनकी जो रचना है उसे हम 3 भागों में विभाजित करेंगे। पहला तो है काव्य संग्रह इनका, दूसरा है इनकी आलोचना और निबंध, और तीसरा है इनका कहानी संग्रह। तो जहां तक इनके काव्य संग्रह की बात है, हमने देखो इनके 3 तो पहले ही हमने याद कर लिए कि यहां से देखो अभी बिल्कुल अभी जमीन पक रही है। तो यही है रचना, देखो अभी बिल्कुल अभी जमीन पक रही है, यहां से देखो। उसके बाद अकाल में सारस और बाघ है ये ना, बाघ। तो यहां जो 3 हमने याद करी थी उसमें एक और जोड़ दो, अकाल में सारस। अकाल में सारस, सारस पक्षी अकाल के समय। फिर इनकी आलोचना है, तो आलोचना में याद करेंगे मेरे समय के लोग, कल्पना और छायावाद, हिंदी कविता में बिंब विधान। और इनकी कविता है उसमें बिंबों का प्रयोग भी इन्होंने किया है। तो ये भी आपको याद रह जाएगा, मेरे समय के लोग, कल्पना और छायावाद, और हिंदी कविता में बिंब विधान। आप इन्हें जोड़िए, एक सूत्र बना दीजिए, फॉर्मूला बना दीजिए कि कल्पना और छायावाद, मेरे समय के लोग जो है वो कल्पना और छायावाद में जीते हैं, हिंदी कविता में बिंब विधान। और इनका कहानी संग्रह है कब्रिस्तान में पंचायत। भाई पंचायत कभी कब्रिस्तान में बैठती है क्या? बट ये केदारनाथ सिंह ऐसे कवि हैं जो कब्रिस्तान में भी पंचायत बिठवा देते हैं। जैसे बनारस कविता में इन्होंने गंगा के घाट पर जो शव होते हैं उनको जलाते हुए वहां से धुआं उड़ते हुए दिखाया, तो आप उसे कब्रिस्तान मान लीजिए। वहां पे बैठ के लोग पंचायती करते हैं, तो कब्रिस्तान में पंचायत है ना, बनारस शहर में, आप ऐसे मान लीजिए, कवि केदारनाथ सिंह। तो इस तरीके से इनकी आपको सारी रचनाएं जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से याद हो गई हैं। ये थी हमारी आज की क्लास हिंदी साहित्य की। बच्चों डेली हमारी क्लास रहती है हिंदी साहित्य की, हिंदी कंपलसरी की, इंग्लिश कंपलसरी की, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं। और आपका निश्चित जो पैटर्न है बोर्ड का, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग, ब्लूप्रिंट के अनुसार लगातार हम आपको तैयारी करवा रहे हैं। और अगर आप निश्चित रूप से इस तरीके से तैयारी करते हैं तो आपके 100 आउट ऑफ 100 नंबर आएंगे, बिल्कुल टॉपर बनने वाले हैं आप लोग। तो लगातार इन चीजों को आप देखते रहिएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।